आदरणीय श्री राजीव शुक्ला जी, हमारे एआईसीसी की तरफ से सोशल मीडिया के हमारे कोऑर्डिनेटर प्रभारी श्री अजय उपाध्याय जी, हमारे बीच में उपस्थित चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री लक्की जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, हमारे मीडिया से प्रेस और छायाकार सभी सम्मानित साथियों, आज के इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज की ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी की तरफ से हमारे आदरणीय श्री राजीव शुक्ला जी, जो हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, 14 तारीख से जो शुरुआत होने जा रही है, उसके संदर्भ में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे और जो भी इस मकसद में, जो भी इस संदर्भ में आपका जो भी प्रश्न है, आप उनसे एक एक करके आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री राजीव शुक्ला जी से कि वो आए और आपको संबोधित करें प्रेस कॉन्फ्रेंस को। श्री राजीव शुक्ला। उसके पहले मैं चाहता हूं कि ब्रोशर एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में क्या उसके निहितार्थ हैं, क्या उद्देश्य हैं और रूट मैप क्या होगा और कैसे तकरीबन 15 राज्यों से गुजरेगी यात्रा, उसके संदर्भ में एक बुकलेट कंप्लीट है। मैं आग्रह करूंगा माननीय शुक्ला जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी से, चंडीगढ़ के भी हमारे अध्यक्ष हैं, कि आप लोग इसका पहले विमोचन करके फिर दे दो। कॉपी आप लोग को मिल जाएगी। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब का क्या नाम है? बगल में बैठे प्रोफेसर वीरेंद्र। आज की इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, आज की इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भान साहब और चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष लकी जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी और हमारे एआईसीसी के जो कोऑर्डिनेटर कम्युनिकेशन है वो अजय उपाध्याय जी, ये लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बहुत दिन से न केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बल्कि आम जन से लगातार राहुल जी से एक आग्रह हो रहा था कि आप पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा करिए। उनकी जो दक्षिण से उत्तर भारत तक की यात्रा थी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वो बहुत सफल रही और उसका पूरे देश में व्यापक असर हुआ और लोगों ने उनकी इस यात्रा को बहुत सराहा, विदेशों तक में उसकी चर्चा हुई। तो ये यात्रा उन्होंने आखिर स्वीकार की और 14 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है मणिपुर से, जो नॉर्थ ईस्ट का, और वहाँ से असम होते हुए और कुछ हिस्से मणिपुर के अन्य राज्यों को, नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों को टच करते हुए असम होती हुई और बंगाल और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा नहीं आ रही, वहाँ से उत्तर प्रदेश से
राजस्थान में जाएगी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसमें सारा डिटेल दिया हुआ कहाँ कहाँ से जाएगी। 6,500 किलोमीटर की यात्रा है। गुजरात, महाराष्ट्र, 14 जनवरी से है? नहीं 15 से तो हम अपने हरियाणा में करेंगे। 14 तारीख को राहुल जी मणिपुर से शुरू करेंगे, जो 15 राज्यों से 6713 किलोमीटर की यात्रा है, और 100 जिसमें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें कवर होंगी, 337 विधानसभा क्षेत्र कवर होंगे। तो वो यात्रा 14 तारीख को मणिपुर से शुरू होगी। 14 तारीख से यात्रा शुरू हो, और इस यात्रा में एक नया शब्द जोड़ा गया है, न्याय। अभी वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि देश के लोगों को पिछले 10 साल में बहुत सताया गया है। जो केंद्र की सरकार है, उस भाजपा की सरकार ने लोगों को बहुत प्रताड़ित किया है, उनको बहुत, मतलब उनके साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय लगातार हो रहा है। तो उस बात को हाईलाइट करने के लिए इस यात्रा को उन्होंने अपना मुख्य मकसद बनाया है। और आपको पता है कि अभी से सरकार परेशान होने लगी, मणिपुर परमिशन लेने में, बड़ी मणिपुर में दिक्कत आ रही है वहाँ से अंतुगत्या उन्होंने परमिशन दी है, अन्य राज्यों में भी। और कल से यात्रा भी शुरू नहीं हुई, कल से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और भाजपा ने यात्रा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। यही यात्रा की सफलता लगता है कि जब भाजपा इतनी ज़्यादा परेशान हो जाए उनकी यात्रा से कि उन्होंने इस पर हमला शुरू कर दिया है, उस पर बोलना शुरू कर दिया, उसको रोकने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, परमिशन न देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि भाजपा कितनी घबराई हुई है इस यात्रा से, उससे पता चलता है। जो न्याय के मुख्य मुद्दे उन्होंने लिए हैं, जिनको लेके वो वहाँ पे पूरी यात्रा में लोगों को बताएंगे, उसमें मुख्य रूप से है एक तो बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी 1 करोड़ से बढ़ के 2012 में 1 करोड़ बेरोजगार थे, 4 करोड़ बेरोजगार हो गए। और बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में 45 वर्ष में सबसे अधिक हो गई है। तो भयानक बेरोजगारी, जो वादा किया था 2014 के चुनाव में कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, वो तो अब तक जो लोगों को 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए, तो शायद 20 लाख युवाओं को, 20 लाख लोगों को भी नहीं मिले। तो इस तरह से जो बेरोजगारी है वो एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है महंगाई की मार। इन्होंने कहा था हम सब सस्ता कर देंगे, याद है आपको कि हम जब आएंगे तो 40 रुपये में पेट्रोल और 30 रुपये में डीजल बेचेंगे। वो जरा सैकड़ा पार कर गया, 100 के ऊपर चला गया जो है पेट्रोल, और डीजल भी 90 के करीब है। तो वो वादा भी पूरा नहीं किया। इसके अलावा आटा, तेल, चावल हैं, जितनी चीज़ें हैं सब चीज़ें महंगी, महंगाई भयानक देश में चल रही। तो दूसरा मुद्दा इसका महंगाई होगा कि किस तरह से महंगाई से देश की जनता त्रस्त है, और जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया इन्होंने महंगाई का। तीसरा किसानों के साथ होगा। आपने देखा हो कितने किसान धरने पर बैठे रहे, इनके कानों पे जू तक नहीं रहेगी, आखिर में उनको बिल वापस लेना पड़ा। उसके बाद से किसानों से चिढ़ गई है सरकार। तो किसानों के साथ लगातार धोखा चल रहा। आप किसी राज्य में चले जाइए ना, उनको खाद, इन्होंने अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को डीलरशिप दे रखी है सरकारी खाद कंपनियों की। वो ब्लैकमेल खूब कर रहे हैं, काला बाजारी, किसानों को ढंग से खाद नहीं मिल पा रही और किसानों को तरह तरह से परेशान करने की कोशिश हो रही है, जिससे काफ़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा किसान का हुआ। चौथा, कमज़ोर वर्ग जो है हमारे SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, इनके साथ ज़बरदस्त जो है भेदभाव चल रहा है। दलितों के खिलाफ अपराध में 46% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। ये रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड हैं, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड नहीं है। आदिवासियों के खिलाफ अपराध में 48% की वृद्धि हुई है, और ये जाति जनगणना से भी भाग रहे हैं। 5वां पॉइंट महिलाओं पर अत्याचार है। बेटी बचाओ बना दोषी बचाओ। तो जो बेटियां, जो महिलाएं, उनको बचाने के बजाय जो अपराधी और दोषी हैं उनको बराबर लगातार जो है कि बचाने का प्रयास करते हैं। इसके तमाम उदाहरण आप लोग समय समय पर लिखते रहते हैं कि जो इस तरह के होते हैं तो उनमें कितना ये बचाव करते हैं उनका। और सार्वजनिक स्वास्थ्य, अगर आपको पता हो कोविड को आप लोग भूल गए वो दिन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के दिमाग से कोविड के उस समय की हालात जो है कभी बाहर जा सकते। कैसा सन्नाटा था, अचानक देश में लॉकडाउन लगा दिया। उस लॉकडाउन में लोगों को
नोटिस भी हर देश ने जो है 1 हफ्ते का 10 दिन का नोटिस दिया, इन्होंने 4 घंटे के नोटिस पे लगा दिया। लाखों करोड़ों मजदूर जो है पैदल चल के बमुश्किल कैसे कैसे अपने घरों में पहुँचे, गांव में पहुँचे, कितने रास्ते में मर गए, कितनी उनको परेशानियां हुई। और जब डेल्टा 2 वायरस आया तो 47 लाख के करीब लोग मरे, और न ये कोई स्वास्थ्य का इंतज़ाम कर पाए, न ऑक्सीजन सिलेंडर का ढंग से इंतज़ाम कर पाए। सिर्फ आकर टेलीविज़न पे भाषण और राष्ट्र के नाम संदेश के अलावा और कुछ नहीं होता था। वो जनता ने कैसे झेला आप सबको पड़ा। तो कोविड के वक्त को प्रबंधन और वैसे भी स्वास्थ्य सेवाओं का जो मिसमैनेजमेंट और कुप्रबंधन चल रहा है वो सारे आप लोगों को पता है कि WHO के अनुमान के हिसाब से 47 लाख लोग मारे गए थे कोविड में यहाँ पे। और जो सबसे बड़ी चीज़, नौकरियाँ कहाँ से मिलती? MSME जो लघु उद्योग है, लघु उद्योगों का बुरा हाल इन्होंने कर रखा है। आप देखें कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो उद्योग हैं, उनमें जो उत्पादन होता है वो 2014 से लगातार गिर रही है, और 2022 में 13% के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गई है। मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है GDP, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सबसे कम भागीदारी रह गई। मीन्स कि लोग इंडस्ट्री लगा नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, और जिनकी हैं उनको तंग कर रही हैं सरकारी एजेंसियां, जिसकी वजह से जो है बहुत व्यापारी और उद्योगपति बेतहासा परेशान हैं। तो उनकी समस्याओं को इस यात्रा में उजागर किया जाएगा। हम इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चीन से सामान का आयात हो रहा है। हम यहाँ पे लोग सिर्फ असेंबल करते हैं और मेक इन इंडिया का दावा करते हैं, चीन से सारी चीज़ मंगा लेते हैं। चीन को इसका लाभ मिल रहा है क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिल्कुल नीचे चली जा रही है, गिरती चली जा रही है। हमारे यहाँ उद्योग धंधे उस तरह से लग नहीं रहे, जो हैं वो बंद हो रहे हैं, तो इसका फ़ायदा चीन को मिल रहा है। और गलत योजना वाली GST ने तंग कर रखा है व्यापारियों को। इतने व्यापारी GST से परेशान है क्योंकि ये GST जो उन्होंने लागू की बिल्कुल गलत GST थी, उसमें किसी को राहत नहीं मिली। इन्होंने कहा मैं ऐसी GST ला रहा हूँ, आधी रात को जो है जैसे भारत आज़ाद हुआ था वैसे GST वाले दिन संसद में एक समारोह किया गया कि अब बिल्कुल लोग टैक्स के उससे बहुत राहत मिल जाएगी। राहत क्या, इतना रो रहे हैं व्यापारी लोग कि पूछो मत। GST लोगों के लिए एक भयानक जो है अभिशाप साबित हुआ है, एक मुसीबत साबित हुई है, बजाय इसके कि राहत होती। उससे लोग बेइंतहा परेशान हैं। और आपको पता ही है कि नोटबंदी के बाद भी जो लघु उद्योग थे उनको कितना नुकसान हुआ, कितना लोगों को। तो एक मुद्दा उसमें 7वां मुद्दा ये रहेगा। और 8वां ये है कि जो गरीबों पे वार और कुछ पूंजीपतियों को फ़ायदा देने की कोशिश हो रही है। जो उनके खासम खास पूंजीपति हैं उनको सारे, चाहे हवाई अड्डे हों, चाहे बंदरगाह हों, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हों, सब उनको देके सिर्फ कुछ लोगों को खरबोपति बनाया जा रहा। अरबपति कुछ नहीं, खरबोपति बनाया जा रहा, और बाकी लोगों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को तंग किया जा रहा। तो कुछ अपने लोगों को बढ़ाना और बाकी आम उनको तंग करना, ये बहुत ज़ोरदारी से चल रहा। वो स्टॉक में अपनी कीमत शेयर की बढ़ाते हैं और उससे जो है पूरा मैनिपुलेशन करते हैं और उनको पूरा समर्थन सरकार का रहता है। भारत में सबसे अमीर 1% के पास अब देश की कुल संपत्ति का, तो 1% जो अमीर हैं उनके पास पूरे देश की 40% संपत्ति है, और जो निचले आधी आबादी है उसके पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो इतना बड़ी विषमता है, ये खाई है कि इसको कैसे पाटा जाएगा समझ में नहीं आता। इसी तरह से 9वां पॉइंट जो है इसमें है वो चीन, अग्निवीर और आतंकवाद। किस तरह चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। वो कह रहे हैं ना कोई घुसेगा, ना घुसने देंगे, ना कोई घुसा है, लेकिन अब तो सब आ गया। खुद बयान विदेश मंत्री का आगे, विदेश सचिव का आगे, सब आगे कि चीन ने कैसे हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया और हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ से 2000 किलोमीटर की हमारा एरिया जो है उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। तो ये हमारा नया मुद्दा है। और अग्निवीर तो एक ऐसा छल है कि खुद पूर्व सेना अध्यक्ष जो नी की सरकार में थे, MN नरवणे, उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को प्रधानमंत्री द्वारा सशस्त्र बलों पर जबरन थोपा गया था, जिसने हमारी सुरक्षा को कमजोर कर दिया। अग्निवीर योजना का भारी नुकसान हो रहा भारतीय सेना को, और उन युवाओं का भविष्य भी चौपट हो रहा जो 4-4 साल के लिए उन्होंने भर्ती किए थे। तो अग्निवीर योजना का मुद्दा भी उसमें लगातार सब जगह उठाएंगे।
सामान्य स्थिति का दावा कश्मीर में बहुत किया जाता कि इससे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ? आतंकवादी हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हमारे सैनिकों पुलिस वालों पर आतंकवादी हमले लगातार हो रहे हैं और बड़े बड़े ऊंचे रैंक के सैनिक अधिकारी मारे जा रहे हैं। और इसके बाद 10वां पॉइंट है 10 साल की इनकी सरकार कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर में विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें तब गिर गई जब भाजपा ने विधायकों को पाला बदलने के लिए जबरदस्ती पैसे का ईडी, सीबीआई और इन अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल किया और इनके जरिए जो है वहाँ की सरकार ने ज़बरदस्ती गिराई। पैसा दे के पूरे सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके दुरुपयोग करके उनको गिराया उन सरकारों को। और जो जनता ने जिनको वोट दिया था, जनता के वोट को इन्होंने नकारा और इस तरह से वहाँ पे जबरन सरकार बनाने का काम किया। इस तरह से लोकतंत्र की भी हत्या इन्होंने की। जो चुनाव आयोग है उसको आपको पता ही कि बिल्कुल उसमें उसको टूथलेस कर दिया, दंतहीन कर दिया, उसका कुछ है ही नहीं। उसमें ऐसा कानून बना दिया कि जो सरकार चाहे उसको चुनाव आयोग बना देगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हटा दिया उससे। अगर थोड़ी बहुत ये कि निष्पक्ष व्यक्ति को लाया जा सकता था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही हटा दिया। अब जिसको सरकार चाहेगी उसी को चुनाव आयुक्त बना देगी और मनमानी जो है उसके जरिए कराएंगे। आप देखो ना इतने केसेज होते हैं ईडी, सिर्फ सब विपक्षी दलों पे होते हैं। भाजपा के एक आदमी बता दो कि आज तक ईडी गई हुई केस हुआ। खुलेआम वीडियो कैसेट टेप घूमते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री का मध्य प्रदेश का टेप गया था, जब वहाँ चले गए उनके बेटे का खुलेआम, चंडीगढ़ से भी कनेक्शन था उसमें, आपने सुना होगा टेप में। लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और किसी का कुछ भी ना हो तो उस पर भी झूठ बयान दिला के ईडी के जरिए उसको परेशान करना। तो 95% विपक्षी नेताओं को इससे तंग किया जा रहा है। देश की आपराधिक और 3 जो कानून इन्होंने अभी संसद के पिछले सत्र में लाए और पूरी आईपीसी, सीआरपीसी सब बदल डाली अपने हिसाब से और उस पर चर्चा तक भी नहीं होने दी और 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक इतनी भारी संख्या में सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो एक तरह से पूरे विपक्ष के सभी सांसदों को निलंबित करके और इसके बाद ये सारे कानून पास करा लिए। तो लोकतंत्र में की तो मतलब एक तरह से पूछो तो लोकतंत्र की हत्या लगातार चल रही है। तो ये 10 मुद्दों को लेके राहुल जी अपनी यात्रा कर रहे हैं। जनता में जन जागरण करेंगे, लोगों से इस पे उनको समझाएंगे, बताएंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। आम लोगों से, गरीब लोगों से, गांव के लोगों से, सबसे मिलेंगे। तो इसलिए इस यात्रा की 14 जनवरी से शुरू हो रही है और इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए कि इसका जो है आप लोग बराबर से यात्रा को कवर करने की कृपा करें। और ये मुद्दे हैं, कोई आप प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। नहीं, मणिपुर से जो है अब उसकी परमिशन दी है उन्होंने, लिमिटेड वो लगा के, कई उसमें शर्तें लगा के उन्होंने इसकी अनुमति दी है। नहीं, वो कि भीड़ इकट्ठा हो गई और उससे लैंड ऑर्डर है, धारा 144 लगानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये सब वही जो बहाने होते हैं। 1000 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे ना हो। हाँ, वो बहाने जो है वही लगा के। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल जो है कोई एतराज़ किसी ने जताया, बल्कि उन सबको निमंत्रण जाएगा और इंडिया गठबंधन के लोग शामिल भी होंगे जैसे पिछली यात्रा में आए थे। नहीं, अलायंस का काम चल रहा है। जो ग्रुप कमेटीज़ बनाई गई, कमेटी लोगों से बात करनी, बारी बारी से सबसे बात हो रही है और बहुत मजबूत अलायंस बनेगा। तो ये आप समझ लीजिए, वो तो वहाँ तब तय होगा जब इंडिया अलायंस का जो वो है, जो एपेक्स बॉडी है, वो तय करेगी वहाँ पे कि कहाँ क्या अलायंस क्या होगा, कैसे सीट एडजस्टमेंट होगा। अभी उनसे नेगोशिएशन शुरू हो गए, बात शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी ने एक ग्रुप बनाया है, वो ग्रुप उन लोगों से बात कर रहा है जिसमें कई लोगों से बात हो चुकी है और इसका फाइनल डिसीजन जो है, जो एपेक्स बॉडी है, वो लेगी।
देखिए, उसको लेके आज मीडिया में एक भ्रम सा फैला है, उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है उसमें ना शामिल होने का किया, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम बन गया। भगवान राम को राजनीति में घसीट के पूरे पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम बना। कौन मंदिर बनवा रहा? मंदिर बनने किसकी वजह से मंदिर बन रहा? सुप्रीम कोर्ट की वजह से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मंदिर बन रहा। कांग्रेस ने शुरू से ही कहा था कि जब अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो हम उसको मानेंगे। जिस दिन ये कोर्ट का आदेश आया, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने स्वागत किया कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो हमने तो खुद ही स्वागत किया है अयोध्या में भव्य मंदिर में। हम खुद चाहते हैं कि वहाँ पे कि इसमें भव्य मंदिर वहाँ बने, तो वो मंदिर जो है उसका निर्माण हो। तो कोई मंदिर निर्माण के हमने खिलाफ हैं? भगवान राम का सबसे ज़्यादा पूजा पाठ तो कांग्रेसी करते हैं। ये सब तो सिर्फ जो है कैमरा लगा के पूजा करते हैं कांग्रेसी जो है। एक मिनट, तो उसमें जो है उस कार्यक्रम में न जाने का इन लोगों ने कहा है कि हम उस कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि एक तो आधा अधूरा मंदिर अभी बना, जो शास्त्रों के हिसाब से जो है मंदिर पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन जल्दबाजी में लोकसभा चुनाव की वजह से फटाफट जो है उसका उद्घाटन करने के चक्कर में। दूसरा जो है कि ये एकदम राजनीतिक कार्यक्रम कर दिया, भाजपा ने अपना कार्यक्रम बना लिया। बाकी उसके बाद सब कांग्रेसी जाएंगे दर्शन करने, उन पर कोई रोक नहीं। जो भी कांग्रेसी जाएंगे, सब जिसको देखना हो सब जाएंगे, विपक्ष के लोग भी जाएंगे, कांग्रेसी भी जाएंगे। राम मंदिर जाने में किसको क्या? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बन रहा, जनता के चंदे से बन रहा, उसमें ना भाजपा का पैसा लगा है और ना जो है उनके आदेश पे बन रहा, सरकार के आदेश पे बन रहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। 1 सेकंड, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है और जो है जनता के चंदे से बन रहा। तो हम भगवान राम के दर्शन करने तो सब जाएंगे। वो जो उस दिन का कार्यक्रम है, सिर्फ उसके लिए जो है ये मना किया कि चूंकि पूरी तरह से ये राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है, इसलिए हम नहीं जाए। अब जैसे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्यों ने विरोध किया, तो क्या शंकराचार्य भगवान राम के विरोधी हो गए क्या? उनका कहना है कि शास्त्रोक्त ढंग से जैसे होना चाहिए, जो हमारे यहाँ परंपराएं हैं, उस ढंग से नहीं हो रहा। वहाँ जाके हम अपना अपमान नहीं कराएंगे कि पॉलिटिकल लोग मूर्ति का उद्घाटन कर रहे, जो मंदिर बन रहा। तो ये वो मुद्दा है सर। कांग्रेस कोई बहिष्कार नहीं कर रही राम मंदिर का। कांग्रेस राम मंदिर में से कांग्रेसी दर्शन, सब कांग्रेसियों को छूट है, वो जाके भगवान राम के दर्शन करें, अयोध्या जाएं, कोई रोक नहीं। उस दिन के कार्यक्रम की सिर्फ बात है, एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं। अरे उनकी बात पहले उधर से सवाल आ रहा था। क्योंकि वो वो 2 सवाल मिक्स मत करो, पहले वो बात करूँ। वो जो मीडिया में परसेप्शन कल से आ रहा है कि जैसे कोई राम मंदिर का बहिष्कार कर दिया, इसलिए उन लोगों ने अपना उस पर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। निर्मल खत्री वहाँ से सांसद रहे हैं, तो उसी पे हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है और हम कोई भगवान राम और राम मंदिर के थोड़ा ना विरोध। हमने तो खुद मांग की थी कि भव्य मंदिर बनने, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर। तो कांग्रेसी जाएंगे दर्शन करने, सबको खुली छूट है, किसी पे कोई रोक नहीं है। उस फंक्शन को, जिसको इन्होंने भाजपा का फंक्शन बना दिया है, भाजपा का कार्यक्रम बना दिया, सिर्फ उसके उसमें नहीं जा रहा। क्या धीमान जी, उनके बात पूरी हो जाए जरा, ये क्या मेरे से पूछ रहे थे उनके बात नहीं, एक बार ये निपट जाए। जिस तरीके से हुड्डा साहब ने 370 का समर्थन किया था, क्या वो राम मंदिर में भी जाने को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा में भी जाने को लेकर समर्थन करेंगे क्या? बता तो दिया ना मैंने। अभी शुक्ला जी ने काफी विस्तार के साथ बताया। भगवान राम सबके हैं, राम सबके हैं, सब में राम है। सभी सुबह उठते उठते सबसे पहले राम राम करते हैं। राम के विरोध में कोई नहीं है। अब आपको ये पूछना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे बड़े कौन हैं? हमारे 4 पीठें, 4 शंकराचार्य हैं। उनसे बड़ा कोई शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है, विद्वान नहीं है, और उनकी बात को हिंदू शास्त्रों के मुताबिक अंतिम बात मानी जाती है।
वो चारों शंकराचार्य वहाँ पर क्यों नहीं जा पा रहे? क्यों उन शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि आधा अधूरा मंदिर शास्त्र सम्मत नहीं है प्राण प्रतिष्ठा करना आधा अधूरा मंदिर में? ये शंकराचार्य जी ने कहा है कि आधा अधूरा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है। तो ये जब शंकराचार्य जी कह रहे हैं, शंकराचार्य जी से बड़ा कोई हिंदू धर्म में बड़ा वो नहीं है। ये भी कहा है कि मेरा अपमान होगा, और ये भी कहा उन्होंने कि वहां पर राजनीति हो रही है, हम वहां पर ताली बजाने नहीं जाएंगे। अपमान हमारा। ये अपमान है। और ये जो है, अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप मुद्दे की बात करो। जिस मुद्दे के लिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, राम मंदिर के बारे में आपने बात की, वो हमने स्थिति स्पष्ट कर दी है, उसको बात को आप रखें। और जो आज का जो संदर्भित जो मामला है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से संबंधित, जिसके लिए शुक्ला जी आपके बीच में आए हैं, उससे संबंधित जो भी प्रश्न को आप करें। हमारी विदेश नीति तो आपको पता है कि किस बुरी स्थिति में, सारे पड़ोसी देशों के साथ हमारा बुरा हाल है, सारे रिश्ते हमारे खराब पड़े। वहाँ पे मालदीव तो वो, मैं तो खुद गया हूँ, जब वहाँ पे कू का अटेम्प्ट हुआ था, कब्जा करने की कोशिश की थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है सेनाएं भेजी थी और मालदीव को बचाया था। उसके बाद उसमें जो आपकी तरह कुछ जर्नलिस्ट भी गए थे, उसमें मैं भी था, मैंने भी जाकर वहाँ स्थिति देखी थी कैसे भारतीय सेना ने पूरे मालदीव को बचाया वहाँ पे। तो मालदीव से हमारे बड़े प्रगाढ़ संबंध रहे हैं और उन संबंधों में इस तरह की खटास आना, हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है। आप तो पत्रकार हो, बड़े विद्वान पत्रकार हो क्या रहा आपको पता है? हाँ, तो सब ये तो सिर्फ जो है दिखावा है, उसमें कौन है? सब वही लोग हैं, विश्वेंदु प्रसाद, ये सब वही लोग कर रहे हैं। तो आपको पता है कि क्या स्थिति है। हो गई बात है। अरे उनका वीडियो है शंकराचार्य जी का, पूरी के शंकराचार्य जी का वीडियो नहीं देखा भाई? आपने जो चलाना है आप अपने हिसाब से चलाओगे, वो चलाएं। जो हमारे जो बात की है उसमें कंट्रोवर्सी अच्छा डालने की जरूरत नहीं है। पूरी के शंकराचार्य जी का निकाल वीडियो आ रहे होंगे सब जगह, सारे देश को पता है। और आप पत्रकार हैं, मूर्धन्य, आप बुद्धिजीवी हैं, आपको इसके बारे में हमसे भी ज्यादा पता है। हाँ, एक मिनट, राय साहब को जानते हो ना इनको? तो आप कई सालों से आप झेल रहे हैं इनको। आप बोलिए। नहीं, आपकी गलतफहमी है। जब वो यात्रा हुई तो उसके बाद हम हिमाचल जीते और उसके बाद कर्नाटक जीते, अभी तेलंगाना जीते। अगर उस ढंग से आप देखो तो पिछली बार हम जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जीते थे, तो मोदी जी फ्लॉप चेहरा थे। और इसके बाद लोकसभा में हम हार गए थे। तो क्या पता कि यहाँ ये तीनों जीते राज्यसभा में, लोकसभा में हार जाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। अजय, एक बात बताइए मुझे, आप तो काफ़ी अनुभवी पत्रकार हैं।
एक पार्टी ऐसी बता दीजिए जिसमें नेता नाराज न हो और थोड़ा बहुत ही आपस में मनमुटाव न चलता हो, गुट न चलते हो। बता दो कौन सी पार्टी? क्या आम आदमी पार्टी में सब खुश हैं? क्या भाजपा के अंदर सब खुश हैं? क्या अकाली दल में सब खुश हैं? क्या सपा में सब खुश है? क्या बसपा में खुश? ये सब तो थोड़ा बहुत, फिर पॉलिटिक्स क्या, जब पत्रकार एकजुट नहीं है, इनमें आपस में चलता रहता है, तो फिर नेताओं में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, तो वरना इंसान क्या ही, तो सब तो यहाँ पूरी तरह से मजबूत है। हरियाणा में भारी बहुमत से हम जीतेंगे, देखना। पिछली बार जो है सिर्फ हमारी कितनी कमी रह गई थी, 4 सीट की, है ना? तो और अगर हम जो है इस बार जो है हमारी कांग्रेस बहुत मजबूती से काम कर रही है, और आपने देखा रोज कोई ना कोई ज्वाइन कर रहा। अभी निर्मल सिंह जी ने ज्वाइन किया, जो बड़े मजबूत नेता हर क्षेत्र के हैं वो हरियाणा कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, और हम कम से कम 37 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री शामिल हो चुके हैं। हम 60 से ऊपर सीटें लेंगे यहाँ। 90 में से। नहीं, टिकट बंटवारा कोई गलत नहीं होगा, सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे लोगों को। हाँ बिल्कुल। अभी न्याय यात्रा वाला तो आप देख लो यार, उसमें पता चले।